वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के एंशिएंट हिस्ट्री के सेकंड पेपर के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में। आपको बता दूं कि इससे पहले पेपर 1 का सिलेबस मैं अवेलेबल करवा चुका हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट पर, और ये दूसरा पेपर है। आपको बता दूं कि जब आप बीए फिफ्थ सेमेस्टर में होते हैं, ठीक है, या सिक्स सेमेस्टर में, मतलब बीए थर्ड ईयर में होते हैं, तो आपको बता दूं कि एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। कितने भाई? एक सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर होते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो पहले पेपर का सिलेबस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अच्छा, पहले पेपर में आपको पढ़ना क्या था? पहले पेपर में आपको पढ़ना था, यहाँ पर देखिएगा, स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ एंशिएंट इंडिया, मतलब राज्य अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था, एंड सोसाइटी ऑफ एंशिएंट इंडिया मतलब प्राचीन भारतीय जो समाज है उसके बारे में। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चीज़ों के बारे में हमको यहाँ पर जानना है। ठीक है, इसका सिलेबस मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया है, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, अब हम पेपर 2 के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है, यानी कोर्स टाइटल आपका क्या है। तो कोर्स टाइटल में आपको पढ़ना क्या है? आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी एंड यहाँ पर लिखा हुआ है पेलियोग्राफी एंड न्यूमिस्मैटिक्स इन इंडिया। न्यूमिस्मैटिक्स इन इंडिया, न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब होता है मुद्रा शास्त्र। तो भारत में मुद्रा शास्त्र के बारे में देखेंगे। इसके अलावा आर्कियोलॉजी के बारे में जानेंगे, यानी पुरातत्व के बारे में, पुरालेखों के बारे में यानी कि एपिग्राफी के बारे में, और पेलियोग्राफी का मतलब होता है पुरालेख विद्या, या जो पुरालेख पढ़ने का जो या अध्ययन करने का जो तरीका है, जो अध्ययन करने की विधियां हैं, उनके बारे में हम लोगों को इसमें पढ़ना होता है। तो ये आपके पेपर का नाम है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। अब आइए हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें इसमें हमको पढ़नी है 8 इकाइयों में। 8 इकाइयों में आपका सिलेबस जो होता है, संपूर्ण सिलेबस वो बटा हुआ होता है, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। बहुत ही सरल तरीके से आप इसको समझ पाएंगे, और बहुत ही विधिवत तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। चैप्टर वाइज वीडियो अब की मैं पूर्णतया फुल फॉर्म में हूँ कि आपको चैप्टर वाइज वीडियो देने का प्रयास किया जाए। तो आपको बता दूं, जो क्लासेस होंगी विधिवत तरीके से वो 31 तारीख के बाद, यानी कि सितंबर में मैं एकदम से फुल फॉर्म में आकर के आपको चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ाने वाला हूं। तो आप सभी लोग तैयारी विधिवत कर लीजिए। अभी सिलेबस डिस्कस हो रहा है हर एक सब्जेक्ट के, पेपर 1 पेपर 2 का, और जैसे सिलेबस ख़त्म होता है तुरंत आपका एक प्रकार से मैं प्रारंभ करने वाला हूं। क्लासेस जो होंगी आपकी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर बिल्कुल फ्री में आपकी यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध होने का एक प्रकार से मैं पूरा कोशिश यही करूंगा कि आपको देने का प्रयास करूं। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और महामैराथन क्लास भी हम देते रहते हैं। महामैराथन क्लास आप सभी को पता होगा, हम महामैराथन क्लास को महासंग्राम के नाम से देते हैं। ठीक है, तो महासंग्राम वीडियो जो हमारी होती है उसमें संपूर्ण सिलेबस को एक ही वीडियो में बताने का प्रयास किया जाता है। तो उस वीडियो को भी आपको देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो और मॉडल पेपर तो मैं ऑब्जेक्टिव का, लिखित का, सभी का देता हूं, तो चिंता करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। अभी एकदम से फड़फड़ाइए मत, हड़बड़ाइए मत, धैर्य धारण करिए। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ हमेशा बना रहेगा। पहली इकाई में हमको पढ़ना है आर्कियोलॉजी एंड इट्स रिलेशन टू अदर साइंसेस। मतलब हमको सबसे पहले आर्कियोलॉजी के बारे में जानना है, मतलब कि पुरातत्व के बारे में। पुरातत्व किसे कहते हैं उसको हम समझ लेंगे, पुरातत्व विज्ञान है या कला है, पूरी चीज़ों को हम जानेंगे। इसके बाद में इट्स रिलेशन टू अदर साइंसेस, मतलब उसका अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध है पुरातत्व का, उसको हम समझेंगे। इसके बाद में बिगिनिंग ऑफ द स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया। बिगिनिंग माने होता है शुरुआत, बिगिनिंग का मतलब क्या होता है? शुरुआत। ऑफ द स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी मतलब पुरातात्विक जो अध्ययन है, या भारत में खास करके बात की इन इंडिया, इंडिया में, भारत में पुरातत्व का जो अध्ययन है खास करके उसकी शुरुआत के बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी भारत में पुरातत्व के अध्ययन की शुरुआत कब से होती है उसको हम समझेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम लोग अगले चैप्टर में जानेंगे आर्कियोलॉजिकल एग्जर्वेशन मेथड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, यानी आर्कियोलॉजिकल का मतलब हो गया पुरातात्विक, और एक्सकेवेशन मतलब हो गया, एक्सकेवेशन का मतलब हो गया आपका उत्खनन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं उत्खनन। उत्खनन मतलब समझ रहे हैं ना,
उत्खनन। उत्खनन मतलब होता है एक प्रकार से, जैसे पुरातात्विक साक्ष्यों को तभी हम प्राप्त कर पाएंगे जब हम खुदाई करेंगे, उत्खनन करेंगे, खोदेंगे चीज़ों को। तो पुरातात्विक साक्ष्यों को खोदने का तरीका या खोदने के मेथड के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी कि आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक उत्खनन के तरीकों के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो इस प्रकार से इकाई नंबर 1 तक हमको ये चीज़ें पढ़ लेनी है। पुरातत्व के बारे में पढ़ना है, पुरातत्व की भारत में शुरुआत उसके अध्ययन की कब से होती है और उसका अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध रहा है, और पुरातात्विक उत्खनन के क्या तरीके हैं, इतना हमको पढ़ लेना इकाई नंबर 1 के अंतर्गत। इसके बाद में इकाई नंबर हम 2 में आएंगे। इकाई नंबर 2 में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है प्राग ऐतिहासिक काल, और प्रोटो हिस्ट्री का मतलब होता है आद्य ऐतिहासिक काल। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है जिसमें हमको जो है कुछ ना तो लिखे पढ़े साक्ष्य हमको नहीं मिले हैं, यानी केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उस पर कुछ लिखाई नहीं है, मतलब उस पर कुछ लिखा पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं एक प्रकार से प्री हिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद में प्रोटो हिस्ट्री में ऐसे हिस्ट्री जिसमें हम लोगों को एक प्रकार से क्या हुआ है, जो लिखा पढ़ा मिला हुआ है, हमको तमाम सारे लेख मिले हैं, उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, और इतिहास में जो चीज़ें हमको मिलती हैं हम उसको पढ़ पाते हैं। तो इस प्रकार से प्राग, आद्य और ऐतिहासिक काल, ये 3 काल होते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री को मैं विस्तार से आपको समझाने वाला हूँ इसमें। ठीक है, और वही चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें स्टोन एज के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा, पाषाण युग जिसको आप कहते हैं। पाषाण युग में खास करके पाषाण युग एंड इट्स एक्सपेंशन इन इंडिया। एक्सपेंशन का मतलब होता है, क्या होता है एक्सपेंशन का मतलब, खास करके विस्तार। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, विस्तार। भारत में पाषाण युग जो रहा, इसका विस्तार कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे फैलाव हुआ इसका, इसको जानेंगे पाषाण युग का। पाषाण युग में 3 युग आपको पता होगा। एक है पेलियोलिथिक एज, मतलब इसका मतलब होता है पूरा पाषाण युग। ठीक है, इसके अलावा मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक को कहते हैं मध्य पाषाण युग। ठीक है, तो मध्य मतलब होता है मेसोलिथिक, और पेलियो का मतलब एक प्रकार से जो आपका पूरा पाषाण काल है वो। ठीक है, इसके अलावा नियोलिथिक का मतलब होता है नव पाषाण काल। लिथिक माने एक प्रकार से पाषाण, पीरियड माने काल, ठीक है, एज माने काल, तो ये समय होता है। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, मध्य पाषाण काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, और नव पाषाण काल में क्या क्या खोजें और क्या क्या घटनाएं हुई हैं। जो मनुष्य आदि मानव वगैरह आप देखते हैं वो सब पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, इसी सभी सिचुएशंस में लोग पूरा पाषाण काल की बात है वो रहा करते थे। ठीक है, जो मनुष्य का उद्विकास हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हालांकि उद्विकास को यहाँ पर नहीं पढ़ना है, पूरा पाषाण काल की चीज़ों के बारे में क्या किन किन चीज़ों का, किन किन संस्कृतियों का विकास हुआ, उन चीज़ों को हम जानेंगे। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, इकाई नंबर 2 में आपको जानना है प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल की अवधारणा समझनी है। पाषाण युग के बारे में जानना है, पाषाण युग में और खास करके भारत में पाषाण युग के विस्तार को आपको समझना है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल या नव पाषाण युग के बारे में आपको जानना है। ठीक है, इसके बाद में इकाई नंबर 3 में हम पहुँचेंगे। इकाई नंबर 3 में आपका जो काल आएगा, कल्चर आएगा, वो आएगा चाल्कोलिथिक कल्चर। चाल्कोलिथिक कल्चर को एक प्रकार से हिंदी में बोलते हैं जो ताम्र पाषाणिक कल्चर है, ताम्र पाषाण सभ्यता, या जो तांबे वाली एरिया या तांबे का विकास होता है, तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति बोलेंगे इसको हिंदी में, ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ठीक है, ताम्र पाषाणिक कल्चर या संस्कृति, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। ताम्र पाषाण कल्चर के बाद में आप देखते हैं कॉपर होर्ड्स आता है। कॉपर होर्ड्स मतलब होता है एक प्रकार से तांबे के भंडार मिलते हैं, तांबे की खोज होती है। तो ताम्र युगीन जो सभ्यता है, तो एक प्रकार से ताम्र पाषाणिक काल के बाद में तांबे के एक प्रकार से जो भंडार मिले हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ताम्र भंडार के बारे में। तो इंडिया में ताम्र पाषाण संस्कृति के बारे में हम विस्तार चर्चा करेंगे। इसके बाद में हड़प्पा सिविलाइजेशन, मेजर टोन्स एंड फीचर। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों के बारे में, मेजर टोन्स माने होता है नगर, ठीक है, टाउन्स जिसको आप बोलते हैं, तो टाउन्स माने होता है नगर, तो मेजर टाउन्स के बारे में, प्रमुख नगरों के बारे में, और फीचर्स मतलब होता है विशेषताएं। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर और विशेषताओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
इकाई नंबर 3 में। इसके अलावा ताम्र पाषाणिक संस्कृति और ताम्रयुगीन जो एक प्रकार से सभ्यता रही है उसके बारे में जानते हुए तांबे के जो विशाल भंडार मिले हैं उनके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना। तो इस प्रकार से ये तीसरी इकाई में हमको ये पढ़ लेना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, इतिहास में चौथी इकाई आएगी। और ये इकाई एकदम से जो इकाई बटी हुई है ये इतिहास के कालक्रम के हिसाब से आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो चौथी इकाई में आपको पढ़ना है द एविडेंस ऑफ आयरन इन इंडिया एंड इट्स एप्लीकेशन इन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। मतलब आपसे कह रहा है ऐतिहासिक विकास की यहाँ पर बात कर रहा है। किसके ऐतिहासिक विकास की बात कर रहा है? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात यहाँ पर कर रहा है। और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो खास करके आपको बता दूँ द एविडेंस ऑफ आयरन इन इंडिया, मतलब कि भारत में लोहे के साक्ष्य जो मिले हैं वो, एंड इट्स एप्लीकेशंस इन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, मतलब इसका उपयोग और ऐतिहासिक विकास भी हम इसको पढ़ेंगे। मतलब भारत में लोहे का जो ऐतिहासिक विकास रहा है उसको जानेंगे और लोहे का जो उपयोग रहा है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इतिहास में इसका क्या उपयोग रहा है और उसका जब लोहे का विकास भारत में होगा उस समय के उपयोग, सभी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा। तो भारत में लोहे के साक्ष्य और ऐतिहासिक विकास, इसके अलावा उपयोग, इन चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा पोट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। पोट्री मतलब एक प्रकार से अगर इसको हिंदी में आपको समझाऊं तो पोट्री मतलब होता है मृदभांड। इसको एक शब्द में अगर बोलें तो इसको बोलते हैं मृदभांड। हिंदी में क्या बोलते हैं? मृदभांड। मृदभांड को एक प्रकार से और क्या बोलते हैं? मृद माने होता है मिट्टी और भांड माने होता है बर्तन, यानी मिट्टी के बर्तनों को हम मृदभांड कहते हैं, ठीक है। तो प्राचीन भारत के जो मिट्टी के बर्तन हैं या मृदभांड है उनके बारे में हम लोगों को यहाँ पर चर्चा करनी है, ठीक है। तो मृदभांड जो है एक प्रकार से या मिट्टी के बर्तन जो प्राचीन भारत के रहे हैं उनके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। अब उन बर्तनों में खास करके OCP, PGW और NBPW इस टाइप के मृदभांड मिले हमको। OCP की अगर बात की जाए तो OCP जो है ये गेरू रंगीन मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। तो वो संस्कृति या उस समय कौन कौन से बर्तनों का निर्माण हुआ करता था, गेरू रंगीन मिट्टी के बर्तनों वाली जो कल्चर है उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। यानी कि एक प्रकार से जो एक प्रकार से गेरू रंगीन मिट्टी के बर्तन है उसके बारे में यहाँ पर OCP उसको बोलते हैं। PGW की अगर बात की जाए तो PGW मतलब होता है एक प्रकार से प्रिंटेड ग्रे वेयर कल्चर। तो प्रिंटेड ग्रे वेयर कल्चर को एक प्रकार से अगर बताएं तो वो होता है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। चित्रित भी है, धूसर भी है और मिट्टी का बर्तन है। तो उस वाली संस्कृति में एक प्रकार से कौन कौन से बर्तन बनाते थे, तो इस टाइप के बर्तन बनते थे जिसमें खास करके उत्तर भारत के तांबा और लोहा से संबंधित है इस प्रकार के बर्तन PWG टाइप के। इसके बाद में NBPW टाइप के बर्तन बनने लगे। NBPW की अगर बात की जाए तो N मतलब होता है नार्थन और B मतलब होता है ब्लैक और P मतलब होता है पॉलिश्ड और W मतलब होता है वर। मतलब कि एक प्रकार से जो उत्तरी काले पालिश वाले जो बर्तन हैं उनके बारे में जानेंगे। तो उस समय की संस्कृति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका जो है बर्तनों को लेकर ये कुछ बातें। तो OCP, PGW और NBPW इन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे, पूरी चीज़ों को आपको विस्तार समझाएंगे। इसके बाद में इकाई नंबर 5 में हम लोगों को पढ़ना है डेवलपमेंट एंड ईयरली स्क्रिप्ट्स इन इंडिया, मेजर इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट एंड ईयरली स्क्रिप्ट्स इन इंडिया का हिंदी मतलब होगा आपका, डेवलपमेंट माने विकास एंड ईयरली माने होता है प्रारंभिक, ठीक है। स्क्रिप्ट्स माने होता है लिपि या लिपियाँ, स्क्रिप्ट्स लिखा है लिपियाँ या लिपियों, ठीक है। मतलब यहाँ पर प्लूरल नाउन है। तो खास करके भारत में एक प्रकार से जो लिपियां हैं या भारत में एक प्रकार से जो विकास हुआ है खास करके प्रारंभिक लिपियों का, उनके बारे में। तो भारत में प्रारंभिक लिपियों का विकास, ठीक है। तो प्रारंभिक लिपियों का भारत में विकास जो हुआ है कैसे हुआ उसके बारे में हमको यहाँ पर समझना है। इसके बाद में हमको और आगे बढ़ना है। हमको और आगे बढ़ेंगे तो क्या पढ़ना पड़ेगा भाई? मेजर इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया। इंस्क्रिप्शन माने होता है शिलालेख। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है भैया? इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख टाइप का, ठीक है, या अभिलेख। तो मेजर अभिलेखों के बारे में, मेजर माने होता है मुख्य, ठीक है, प्रमुख,
और इंस्क्रिप्शन माने शिलालेख या अभिलेख। तो भारत में जो मुख्य शिलालेख या अभिलेख रहे हैं, खास करके शिलालेखों की बात यहाँ पर की जा रही है, तो उन शिलालेखों के बारे में हम लोगों को जानना है। तो मेजर शिलालेख में कौन कौन चीज़ें हैं, प्रमुख शिलालेखों में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात तो सेकंड रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, जो सेकंड यानी दूसरा शिलालेख रहा है अशोक का, तो अशोक के दूसरे शिलालेख के बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद में 13th इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, जो 13वां शिलालेख है, खास करके अभिलेख है अशोक का, उसके बारे में हमको पढ़ लेना है। तो अशोक के दो अभिलेख, एक तो सेकंड अभिलेख यानी शिलालेख, और एक प्रकार से रॉक्स इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख। इंस्क्रिप्शन माने एक प्रकार से लेख होता है अभिलेख टाइप का, ठीक है। तो शिलालेख, तो शिलालेख ही मान लीजिए इसको, ठीक है। तो 13वां शिलालेख और दूसरा शिलालेख हमको पढ़ लेना है अशोक के। इसके बाद में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन। रुद्रदामन एक राजा हैं, तो रुद्रदामन के समय का या रुद्रदामन ने जो जूनागढ़ शिलालेख लिखवाया था, तो उसके बारे में, तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिलालेख है उसको हमको पढ़ना, ये भी मुख्य इंस्क्रिप्शन है इंडिया का। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति आप समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्त का आपको नाम सुना होगा, स्वर्ण युग के समय काल के हैं समुद्रगुप्त। और आपको बता दूं, समुद्रगुप्त जो हैं 100 से अधिक युद्ध लड़ते हैं और सारे युद्ध जीतते हैं। अभी तक इनके एक भी युद्ध हारने का साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेपोलियन से इनकी तुलना की जाती है, लेकिन नेपोलियन से बहुत पहले आए थे, नेपोलियन से काफ़ी बड़े हैं, नेपोलियन से काफ़ी वीर हैं, काफ़ी मतलब नेपोलियन से इनकी तुलना की ही नहीं जा सकती है। खास करके ये बताया जाए कि नेपोलियन जो हैं इनके आदर्शों पर चले, नेपोलियन इनके कुछ अंश मात्र थे। समुद्रगुप्त बहुत फेमस राजा एक प्रकार से इसलिए नहीं लोगों ने किया क्योंकि उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी पता ही नहीं चली हैं, लेकिन जो भी उनके प्रयाग प्रशस्ति या अन्य साक्ष्यों से हमको जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में, उतनी जानकारी ही पर्याप्त है कि नेपोलियन से वो अधिक कहीं ना कहीं पे मतलब एक प्रकार से धीर वीर गंभीर के साथ ही साथ मतलब बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आप देखिएगा कि समुद्रगुप्त जो है नेपोलियन से कहीं आगे हैं। तो उनसे कुछ विद्वान मतलब कुछ इतिहासकार हैं, जो विदेशी इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है इसको, समुद्रगुप्त को, या कहें कि यूरोप का एक प्रकार से समुद्रगुप्त मतलब कि भारत का समुद्रगुप्त कहा जाता है, नेपोलियन को ऐसा कहना चाहिए, उल्टा उन लोगों ने बता दिया और हम लोग वही पढ़ते आज तक आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है कुमार गुप्ताज मंदसौर इंस्क्रिप्शन। कुमार गुप्त का मंदसौर शिलालेख है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इस प्रकार से इतने अभिलेखों के बारे में हमको पढ़ना है। कौन कौन से, दूसरा और 13वां शिलालेख अशोक का, तो दो ये हो गए। इसके अलावा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो रुद्रदामन ने करवाया था, लिखवाया था, तो उनके बारे में हमको देखना है, तो 3 हो गए। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की 4, और कुमार गुप्ता का जो मंदसौर इंस्क्रिप्शन है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 शिलालेखों के बारे में हमको जानना है, इसको विस्तार से हम आपको बताएंगे। इसके बाद में छठी इकाई में हम प्रवेश करेंगे। छठी इकाई में आपको पढ़ना है क्वाइन सर्कुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग मेथड इन इंडिया। क्वाइन सर्कुलेशन का मतलब होता है, सर्कुलेशन का मतलब होता है प्रचलन, क्वाइन माने होता है सिक्का, तो सिक्के का प्रचलन जो एक प्रकार से रहा है, और इन इंडिया लिखा हुआ है, यानी भारत में सिक्के का जो प्रचलन रहा है उसके बारे में पढ़ना है। एंड मैन्युफैक्चरिंग मेथड, मैन्युफैक्चरिंग मेथड का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग मेथड को हिंदी में बोलते हैं निर्माण विधि, सिक्का बनाने की जो विधि होती है, ठीक है, वो भारत में किस विधि का प्रयोग करके सिक्का बनाया जाता था और किस प्रकार से सिक्के का प्रचलन भारत में था, इसको हमको यहाँ पर पढ़ना है इकाई नंबर 6 में। इसके बाद में यानी कि आप क्या लिखेंगे इस पूरे लाइन को हिंदी में, भारत में सिक्का प्रचलन एवं निर्माण विधि। इसके बाद में पंचमार्क क्वाइंस, पंचमार्क सिक्के जो हैं खास करके भारत के बड़े फेमस सिक्के हैं, तो पंचमार्क सिक्कों के बारे में आपको मैं बताऊंगा, विस्तार से चर्चा करूंगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव और लिखित में कम से कम 1 या 2 प्रश्न आपके आएंगे, लिखित में 1 प्रश्न और ऑब्जेक्टिव में लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके पंचमार्क सिक्कों से लेकर के। एंड मौर्यकालीन जो क्वाइन है, यानी कि मौर्यन क्वाइन सिस्टम, मौर्य सिक्का प्रणाली जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि मौर्य सिक्का प्रणाली क्या थी। तो इस प्रकार से आपको पंचमार्क क्वाइंस और मौर्यन क्वाइन सिस्टम के बारे में जानना है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग मेथड और क्या रहे हैं भारत में सिक्के को बनाने के जो एक प्रकार से तरीके रहे हैं, विधि रही है, उनके बारे में, और किस प्रकार सिक्का का प्रचलन हुआ करता था भारत में, तो उस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इकाई नंबर 6 में पढ़ेंगे। इसके बाद में इकाई नंबर 7 में हमको
हमको जानना है इंडो ग्रीक कॉइन्स के बारे में। इंडो माने इंडो और ग्रीक माने ग्रीक, कॉइन माने सिक्के, यानी कि इंडो और ग्रीक जो देश है, तो ग्रीक और इंडिया के जो सिक्के मिले जुले सिक्के होते थे उन्हीं को इंडो ग्रीक कॉइन्स कहा जाता है। तो इंडो ग्रीक सिक्कों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगले सिक्के जो हैं आपके वो है कुषाणों के सिक्के। तो कुषाण्स कॉइन्स के बारे में जानेंगे, यानी कुषाणों के सिक्के कैसे हुआ करते थे, उनके सिक्कों की क्या विशेषताएं हुआ करती थी, उसको हम समझेंगे। इसके बाद में गुप्ता मतलब कि गुप्ताज कॉइन्स, गुप्त काल के जो सिक्के रहे हैं उन गुप्त काल के सिक्कों के बारे में हमको पढ़ लेना है, जान लेना है। तो गुप्त काल के सिक्कों के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गए सिक्कों के बारे में कुछ बातें। इसके बाद में 8वीं इकाई है, यानी एक प्रकार से लास्ट इकाई है आपके सिलेबस की। उसमें आपको पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। मतलब कि इतिहास के अध्ययन में जो शिलालेख रहे हैं, इंस्क्रिप्शंस रहे हैं, एंड जो कॉइन्स रहे हैं इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के अध्ययन में इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ठीक है। तो उसी महत्व के बारे में हमको समझ लेना, किसके महत्व, इतिहास के अध्ययन में शिलालेखों एवं सिक्कों का महत्व। हमको इकाई नंबर 8 में सिक्कों और शिलालेखों का महत्व समझना है, किसकी दृष्टि से, इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के अध्ययन में, ठीक है। तो इतिहास के अध्ययन में शिलालेखों एवं सिक्कों का महत्व हम लोग जानेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, जाना कि पेपर 2 के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या क्या है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आपको बता दूं कि BA 3rd ईयर में ही एंशिएंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर में आपको सेमेस्टर 5 में ही आपको एक चीज़ और पढ़ना पड़ता है। आपको खास करके बता दूं क्रेडिट 3 का पेपर होता है, 25 नंबर के पेपर होता है, और इसमें आपको स्टडी ऑफ कॉइन एंड स्क्रिप्ट ऑफ इंडियन मतलब एंशिएंट इंडिया के बारे में जानना होता है। ये आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल में आपको एक इकाई पढ़नी होती है। तो ये आपके कॉलेज का काम होता है। आपके कॉलेज में सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि आपको इस पर लेख बनाना है, कुछ 2 3 4 प्रश्न आपको दे दिया जाएगा, वही करना होगा। तो यहाँ पर ये देखिए, आपको यहाँ पर टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉइन इन एंशिएंट इंडिया, मतलब आपको टेक्नोलॉजी यानी तकनीकों के बारे में जान लेना है। जो सिक्के बनाने की तकनीक है उसके बारे में, प्राचीन काल में सिक्के बनाने की क्या तकनीक थी उसके बारे में हमको पढ़ लेना है। इसके बाद में और भी चीज़ों के बारे में हमको जान लेना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रहे। गुड नाइट, आई लव यू, धन्यवाद।